आप सभी को स्वागत है WK में। जैसा कि कल से हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल ज्योग्राफी और हिस्ट्री का 38वीं का बीपीएससी का क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज जो बचा हुआ है अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, साइंस का कुछ विविध का क्वेश्चन उस साल का सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, उस साल का करंट अफेयर का क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी पास्ट का पेपर का करंट अफेयर नहीं पढ़ना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि करंट अफेयर पास्ट का तो दूसरा ही होता है। इस साल का करंट अफेयर कुछ दूसरा होगा। और एक बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और बिना देरी के ये अब पढ़ते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके संबंध में क्या गलत लिखा हुआ है, क्या असत्य है। असत्य लाइन को यहाँ पर जरूर कवर करिएगा। यहाँ पर क्या असत्य है, ठीक है। तो क्या उनकी आयु जो है 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, इस पहला। दूसरा जो है, उपसभा उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास कि क्या जो उपराष्ट्रपति का है उनका चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, चौथा भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चौथा जो ऑप्शन है, क्या उपराष्ट्रपति जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे एस राधा कृष्णन थे, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के होने के लिए कोई को भी व्यक्ति को अगर चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को लड़ने के लिए, तो कम से कम उनको 35 वर्ष का उम्र होनी चाहिए। तो ये तो सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कि जैसे कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं क्या उपराष्ट्रपति होते हैं, तो जी हाँ। कोई भी व्यक्ति जैसे ही उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उनको गिफ्ट में समझिए कि एक अति पद दिया जाता है, वो है राज्यसभा का सभापति। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा जो ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या राष्ट्रपति करते हैं, ये गलत है आपका, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर करता है। तो ये तो गलत हो गया। और चौथा जो ऑप्शन है आपके पास कि क्या उपराष्ट्रपति जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो एस राधा कृष्णन थे, तो जी हाँ, ये तो सही है। आपका आंसर क्या होगा, यहाँ से सी होगा, ठीक है। दोनों 66 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 66 के अनुसार, 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का संसद का दोनों सदनों के द्वारा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर कोई धन विधेयक है लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो उसे राज्यसभा कितना दिन के लिए रोक सकता है। तो इसमें ऑप्शन में है कि 6 महीना तक, 4 महीना तक, 1 महीना तक या 14 दिन तक। तो आर्टिकल 109(5) के अनुसार, अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद है उसका 109(5) के अनुसार राज्यसभा सिर्फ धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक को रोक सकता है। 14 दिन से ज़्यादा उसे रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ जान लेते हैं कि कोई भी अगर धन विधेयक है वो तो सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में, लोकसभा में लाया जा सकता है। एक चीज़ और इसमें जानते हैं कि अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसे सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष ही बता सकते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के में संशोधन के लिए विधेयक विधेयक लाया जा सकता है, तो कहाँ कहाँ लाया जा सकता है भाई। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में, या सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं होगा। पहले भी कोई भी विधेयक होता है जो पहले तो संसद में लाया जाता है। हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि अपना जो कार्य होता है देश का, वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका, सॉरी, न्यायपालिका, एक होता है विधायिका। तो विधायिका का कार्य होता है कि किसी को विधि को बनाना, ठीक है। तो इसमें सब संसद होता है। तो संसद में कौन कौन है, लोकसभा है, राज्यसभा है,
प्लस राष्ट्रपति है। ठीक है, तो इससे मिलकर संसद बनता है। संसद का काम क्या है? विधि को बनाना। कार्यपालिका दो होते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। तो इसमें जैसे कि अस्थायी में आ जाएंगे प्रधानमंत्री ये सब, और इसमें अस्थायी में आ जाएगा सिविल सर्वेंट ये सब जितना भी। तो जरा सोचिए, विधायिका अगर कोई विधि बनाएगा तो उसे न्यायपालिका ही देखने वाला होगा। ठीक है, अगर आपका मौलिक अधिकार का विधि कोई बने, उसमें अमेंडमेंट हो, और उससे वो विधेयक है जो लोगों के लिए मौलिक अधिकार का हनन करने वाला हो, तो उसे रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। तो ये तो अलग हो जाता है ऑप्शन। केवल लोकसभा में आता है? नहीं, सिर्फ एक धनी विधेयक ऐसा विधेयक है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा विधेयक नहीं है जो केवल लोकसभा में आता है। हर विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, केवल धन विधेयक छोड़कर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, या तो लोकसभा में आ सकता है या तो राज्यसभा में आ सकता है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का उच्च न्यायालय है? वैसा बोला गया है। ठीक है, तो इलाहाबाद इसमें ऑप्शन है, दिल्ली, महाराष्ट्र या गुवाहाटी। इसका सही आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का भी आता है साथ में। साथ साथ इस कुछ पीठ का भी रखता है, मतलब पीठ मतलब कि यहाँ का भी, जैसे मान लीजिए कि यूपी है, यूपी का कुछ पीठ अगर दिल्ली संभालने लगे तो उसको बोल सकते हैं। लेकिन ये किसका किसका गुवाहाटी पीठ है वो रखता है? तो इम्फाल का रखता है, अगरतला का और शिलोंग का। यहाँ तो एक से अधिक किसके अंतर्गत आता है? कौन सा उच्च न्यायालय के अंतर्गत? तो गुवाहाटी का। तो इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई अगर विवाद हो जाए तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति का कोई चुनाव हो तो उसमें विवाद हो जाए तो कौन उसको साबित करेगा कि यह सही है या गलत है? भारत का न्यायवादी, सॉरी, भारत का महाअधिवक्ता, संसद को, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का महाधिवक्ता तो होंगे नहीं। ठीक है, उनका काम सिर्फ संविधान में, वो सिर्फ बोलते हैं संसद में और कुछ करते नहीं। वो तो वोट भी देने का उनका अधिकार नहीं होता है महाधिवक्ता को। ठीक है, संसद, कोई जरा सोचिए कि कोई वही विधि बनाए, वही चुने राष्ट्रपति को, और वही ये बोले कि ये सही है या गलत, तो कैसा लगेगा? ये तो बिल्कुल गलत होगा। जरा आप सोचिए कि आप ही कोई नियम को बनाते हैं और आप बोलते हैं कि ये नियम सही है या गलत है। अरे कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा ना कि ये नियम सही है या गलत है। समाज में अगर अच्छा काम उससे होता है तो ये सही है, अगर समाज में उससे गलत काम होता है तो ये गलत है। तो ये तो संसद भी नहीं होगा। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, सर्वोच्च न्यायालय उसका चेक करते हैं। अगर राष्ट्रपति का चुनाव गलत हो जाए या विवाद उसमें हो जाए तो उसका चेक कौन करते हैं? उससे सिर्फ ऊपर एक ही है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान है, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। बात को अच्छा से समझिए कि भारत का जो राष्ट्रपति है, जो भारत के संविधान में क्या अधिकार नहीं देता है। तो पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए। ठीक है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, देख लीजिएगा लिखा हुआ है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का। चौथा जो ऑप्शन है, देश के किसी भाग में आपातकालीन लागू करने का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री का नेतृत्व करते हैं, प्रधानमंत्री को वो चुनते हैं। अगर कोई पार्टी है लोकसभा में, उसमें बहुमत वाले दल से एक, जिसे वो चुनना चाहते हैं, बहुमत वाले दल अपने जो लोग होंगे उसमें से बताएंगे कि हम इनको प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहते हैं, तो वो उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन है कि राज्यों के मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। नहीं, राज्यों का मुख्यमंत्री का जो चुनाव करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। जैसे ही जिस तरह से प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह से राज्यपाल भी चुनाव करते हैं
राज्य का मुख्यमंत्री का। जैसे मतलब समझिए कि अगर आपका विधानसभा में बहुत सारे लोग विधायक बन के गए, एमएलए बन के गए हैं, तो इसमें से सारे एमएलए मिलके बोलेंगे कि एक जो है इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो इनको कौन मुख्यमंत्री चुनेंगे? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल चुनेंगे। ये सर्वोच्च कमांडर होते हैं सेना के। हाँ, तीनों सेना का एक कमांडर होते हैं, ये सही है। तो मतलब ये ऑप्शन गलत है। देश के किस भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का है? किसी भी देश का कोई भाग है उसमें आपातकालीन ये लागू कर सकते हैं। हाँ, ये लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा मेन सी, बी सही होगा, क्योंकि नहीं देता है, इसमें असत्य चीज खोजना है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो जरा सोचिए कि भारत तो गणतंत्र ही पहले बना 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसके बाद ही कुछ हुआ होगा। ऐसे भी हम सोचेंगे तो 51 होगा, 51 में लाया गया था प्रथम संशोधन विधेयक, 1951 में लाया गया था। इस संशोधन में 31 खा को तथा 9वीं अनुसूची के संविधान में शामिल किया गया था, और 19 जो अनुच्छेद के अंतर्गत आपके बोलने का अधिकार है, कहीं पर बिजनेस करने का अधिकार है, कहीं पे घूमने का अधिकार है, उसको लिमिटेड किया गया था, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया था। जरा सोचिए कि आपको बोलने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि आप कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप ऐसा तो समाज में नहीं ना बोल सकते हैं कि सामने वाले को उससे प्रॉब्लम हो। आप एक लिमिट में बोलिएगा, तो उसी में सुधार किया गया था। ठीक है, अगला, सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। पहले भारत का ये राज्य नहीं था, जैसे कि हम लोग जानते हैं जब ब्रिटिश अधिकार में था तो बहुत सारे जो राज्य है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जैसे कि 500 करीब करीब 60 प्रोविंस जो था वो बटा हुआ था, उसको मिलाने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसी तरह से ये भी अलग था, लेकिन इनको बाद में भारत का राज्य बनाया गया। पहले केंद्र शासित बनाया गया, फिर राज्य बनाया गया। तब 35वां जो संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 के द्वारा भारत के संयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई, और फिर इसको 36वां जो संविधान संशोधन अधिनियम के होगा 1975 ईस्वी में, इसको 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? बलवंत राय मेहता, भीमराव अंबेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर या जगजीवन राम? जैसा कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कि बलवंत राय मेहता ने इसको किए थे, तो इसका ऑप्शन तो होगा ए सही। बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे 2 सितंबर को 1959 में पहली बार पंचायती राज का जो प्रस्ताव लाया गया वो राजस्थान में लाया गया था। अब पहली बार जो पंचायती राज का जो लागू हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी का जयंती पे राजस्थान में ही हुआ था। और दूसरा जो राज्य था पंचायती राज लाने वाला वो था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? पहला, इनमें से तो 3 श्रेणियां होती है। क्या इनमें 3 श्रेणियां होती है? ठीक है, देखते हैं। इसका जो लक्ष्य है गांवों के सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रदान करना है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद जो है होते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बलवंत राय मेहता के अनुसार पंचायती राज को लाया गया था, तो पंचायती राज को 3 भाग में डिवाइड किया गया था। एक तो ग्राम स्तर पर, एक पंचायत स्तर पर, और एक जो था जिला स्तर। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम को देखता था, पंचायत स्तर पर पंचायत को, जिला स्तर पर जिला को।
हम लोग देखते भी हैं चुनाव में। तो ये तो सही है। इसमें आपका सामाजिक और आर्थिक न्याय को, तो पंचायती राज को ही इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। केंद्रीकरण जो मतलब संविधान जो चल रहा था उसको विकेंद्रीकरण किया जाए। ऊपर प्रधानमंत्री हो, फिर मुख्यमंत्री हो, फिर मुखिया हो, छोटा छोटा में तक, गांव तक ये काम पहुंचे और काम हो अच्छा से हो, सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिले। कुछ जो सांसद होते हैं, क्या जिला परिषद में होते हैं, इसके सदस्य होते हैं? तो हाँ, ये भी होता है। तो इनमें से सभी सही है और ये 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार का राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि टैक्स के अनुसार से, टैक्स के अकॉर्डिंग कोई भी देश को जो अति होता है, राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है, तो टैक्स जो होता है दो तरह का होता है, कर जो होता है दो तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में जीएसटी ये सब आ जाता है, और इसमें आ जाता है अगर आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कोई कॉरपोरेट है, आपका बिजनेस है, तो बिजनेसमैन है, तो ये सोचिए कोई डायरेक्ट आदमी जाके पे करे पैसा, तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 30 लाख रुपया है, तो इसका 30% आप टैक्स दीजिएगा, तो आप डायरेक्ट जाके टैक्स देते हैं, तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। कारपोरेशन टैक्स भी एक तरह से डायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन जीएसटी जरा सोचिए, आप कहीं किसी को टैक्स देने जाते हैं, आप बिस्किट लेते हैं मान लीजिए, तो आप उस पर लिखा रहता है कि जीएसटी चार्ज 0.3 पैसा। ठीक है, तो क्या आप उसे पे करने गए कहीं पे? नहीं। ठीक है, ये अपने आप उसमें चला जाता है। अगर कोई बिस्किट आप खरीदें या मुकेश अंबानी भी खरीदें, तो सभी को जीएसटी बराबर पे किया जाता है। बस इतना ही होना चाहिए कि वो बिस्किट है तो दोनों एक एक ही तरह का बिस्किट हो, मतलब सिंपल सी बात है। तो जीएसटी जो है ज़्यादा होता है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी से ज़्यादा कलेक्शन होता है टैक्स इंडिया को। तो एक कौन सा है? एक अप्रत्यक्ष कर। इसमें हमको पता चल गया कि राजस्व का जो मेन प्रधान स्रोत है वो क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स भी बोला जाता है। कोई भी जरा व्यक्ति सोचिए कि कोई गरीब आदमी भी है, कोई राजा आदमी भी है, वो दोनों बराबर टैक्स पे कर रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कोई राजा आदमी है वो ज़्यादा टैक्स पे करे, कोई गरीब आदमी है वो कम टैक्स पे करे। यही सब जो फॉरेन में है वो वहाँ पर ज़्यादा होता है, डायरेक्ट टैक्स की मात्रा वहाँ पर पे करने वाले लोग ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में डायरेक्ट पे करने वाले कम लोगों की संख्या है। ठीक है, इसमें इतना ही आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि इसमें सत्य नहीं है? देखिए, पहले तो भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो 1951 और 52 से चुनाव हुआ था, 52 से चुनाव हुआ था, फर्स्ट चुनाव। और 1951 से ये मतलब चालू हुआ था पहला पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कहाँ से मतलब इसको लाया गया था, कौन सा देश से लाया गया था, कभी कभी पूछ सकता है। तो ये जो था रसिया के अनुसार से, रसिया में पहले पंचवर्षीय योजना आया था, तो उसी के अनुसार से यहाँ पर भी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। पहला पंचवर्षीय योजना आया 51 से 56 तक। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि 51 से 56 तो 4 ही महीना हो, 4 ही साल हुआ, सॉरी। तो जरा 51 भी और 52, 53, 54, 55, अरे 56। ठीक है, अब जोड़िए इसमें, समझ गए? 1 2 3 4 5 6, तो आधा कुछ इसका महीना होगा, आधा कुछ इसका महीना होगा, और फिर ये 4। ठीक, तो हो गया 5 साल। तो पहला तो ए हुआ, शुरू यहाँ से करते हैं तो। ठीक है, दूसरा 56 से 61 तक उसी तरीका से। तीसरा 61 से 66 तक। चौथा जो आपका था 66 से 71 तक। तो ये गलत है, 66 से 71 तक नहीं हुआ था, क्योंकि वो उसमें 66 से 69 तक सिर्फ चला था एक 3 साल के लिए एक योजना। उसको अवकाश योजना भी बोला जाता है।
हम लोग जानते हैं कि 1965 में एक तो पाकिस्तान से बाहर हो गया था और दूसरा में राजनीतिक उथल पुथल होने के कारण वो सही से योजना का निर्माण नहीं हुआ था और चल नहीं सही से पाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके अनुसार से, इसमें कौन सा पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है, डी, क्योंकि ए सब तो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय जो थे कार्यक्रम का कौन से जनक थे? परमाणु ऊर्जा में जो भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन थे, कहने का मतलब है इसमें एस ए बोस थे, एच जे भाभा थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, या एस एस भटनागर थे। तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि होमी जहांगीर भाभा जो थे भारत के परमाणु ऊर्जा में उन्हीं का भूमिका था, उनको जनक भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, होमी जहांगीर भाभा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। भारत में जब जैसे इसरो अभी है, इसरो यहाँ तक आगे बढ़ा, लेकिन इसका कोई न कोई तो ऐसा व्यक्ति होंगे ना जो स्थापना करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाए होंगे, प्रथम कोई ऐसा तो व्यक्ति होंगे। तो इसमें क्या एस एस भटनागर को बोला जाता है, बी साराभाई को बोला जाता है, या रिचर्ड अर्नस्ट को बोला जाता है, या सीवी रमन को बोला जाता है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो साराभाई थे उन्हीं को ज़्यादा ज़्यादा क्या उन्हीं के द्वारा ये जो अपना अंतरिक्ष अभियान अनुसंधान है जो इसरो है उसकी स्थापना किया गया था। यहाँ पर आप पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, और सीवी रमन के प्रभाव के कारण उनको, जो सीवी रमन थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सीवी रमन को। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो किस लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे? उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो वो हाइड्रोजन की परमाणिक संख्या जो था संरचना की व्याख्या करने के लिए, या प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, या प्रकाश नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, या न्यूट्रॉन अस्तित्व के भविष्यवाणी के लिए? तो जैसा हम लोग के जानते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उनको लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, समझ गए? तो ये इसके लिए वो फेमस थे, कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लांक के क्वांट सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की सफल व्याख्या की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप जरा सही से पढ़िए, इसमें सारा ना वर्ड का खेल है। अगर आप इसका वर्ड को मतलब समझ जाते हैं, मीनिंग समझ जाते हैं, तो आप समझिए कि उसे सोल्व कर देते हैं। कह रहा है कि शीघ्र उत्पादी रिएक्टर है जो बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। तो पहले तो इसमें एक है शीघ्र उत्पादी, मतलब शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला। कोई व्यक्ति जैसे कि मान लीजिए कि पेड़ है, शाम में से वो रात में जब तक उस पर सनलाइट नहीं पड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, और जैसे ही सनलाइट पड़ने लगता है तो वो ऑक्सीजन को मतलब छोड़ने लगता है। तो वो शीघ्र उत्पादन करने वाला है, वो खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है, फिर से ले लेता है, तो पुनः उत्पादन करने वाला एक तरह से हो गया। तो उसी तरह से कोई ऐसा चीज भी है जो बिजली बनाने में कम चीज यूज करें और उससे क्या हो कि पहले तो उत्पादन कर लें फिर से वही जो चीज है बिजली उत्पन्न कर दे। इसमें जानते हैं कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वो क्या करता है कि बिजली को पहले बनाता है। नाभिकीय जो होता है, थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है, यूरेनियम भी होता है, वो बिजली बनाने में उपयोग क्यों आता है? क्योंकि वो पहले तो बनाता है और फिर से उसी से फिर से बिजली बन सकता है। तो इसी कारण इसे शीघ्र उत्पादी, मतलब शीघ्र उत्पादी का मतलब समझ गए, फिर से उसी से। ठीक, तो चलिए इसका ऑप्शन है, पहला देख लेते हैं। विलगन प्रक्रिया के द्वारा, सौर सेल की सहायता से, इनके द्वारा इस्तेमाल की गई
फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें उत्पन्न करने के द्वारा, या कठोर जल का शोधक के उपयोग करने के। तो हम लोग जहाँ तक अभी पढ़े हैं कि इसका आंसर क्या होगा, फिनाइल सामग्रियों को उन्हें जलाने और पुनः उत्पन्न करने के लिए, पुनः उत्पन्न करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पोस्चुराइजेशन क्या है? पोस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, वो क्या है? तो इसमें दूध को कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, क्या ऐसा होता है? अगला ऑप्शन है कि दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, क्या ऐसा होता है? क्या अगला ऑप्शन है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के में अचानक ठंडा कर दिया जाता है? तो जी हाँ, ऐसा ही होता है। इनमें से कोई नहीं, इसको तो छोड़ देते हैं। ये जब ये सही है तो जैसे कि पहले ना दूध को 60 से 65 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर एकाएक उसे 5 डिग्री तक ठंडा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उसमें जो जीवाणु होता है वो सारा नष्ट हो जाता है, और वो नष्ट होने के कारण हमको जब दूध उसे पीते हैं, इनहेल करते हैं, लेते हैं, टेक करते हैं, तो क्या होता है उससे कोई जीवाणु बॉडी में नहीं जाता है, तो आपको रोग नहीं कोई होगा, आप बचिएगा। तो समझिए, पहले इसे क्या किया जाता है, 60 से 65 डिग्री तक गर्म किया जाता है आधा घंटा लगातार, और उसे डायरेक्ट 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता है। उसी को हम कहते हैं पॉस्चराइजेशन। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पहले 63 डिग्री पर 30 मिनट तक मतलब गर्म किया जाता है और फिर अचानक उसे 5 डिग्री पर ठंडा कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एम्फीबिया बताता है बहुत तेज नाव चलने वाला नावों को। ठीक है, देखते हैं। केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, तो इसे तो जलचर कहते हैं। ठीक है, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, तो इसे तो स्थल चर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या जल एवं स्थल दोनों स्थान पर रहने वाले मतलब पशुओं को? तो हाँ, इसमें जो जल और थल में जो दोनों जगह पर रहता है उसको एम्फीबिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे केकड़ा हो गया, केकड़ा हो गया, आप इसको मेढक को भी देख सकते हैं। ठीक है, मगरमच्छ भी हो जाता है, मगरमच्छ भी हो जाता है। ठीक, तो ऐसा जो जीव जो जल और थल दोनों में रहे उसे हम एम्फीबिया के कैटेगरी में रखते हैं। और जल में जो रहने वाला है वो जलचर हो गया, और थल पे जो रहने वाला होता है वो थलचर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जैसा कि देखते हैं इसमें कि कौन सा कथन, पहले तो ये अंडरलाइन करते हैं कि कथन सत्य नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा लड़का जो है क्वेश्चन तो सही बना लेता है, जानता भी उसका आंसर है, उसका ऑप्शन ही गलत कर देता है, बस इतना ही पढ़ते के कारण। ठीक है, ये वाला चीज को छोड़ देता है ज़्यादातर। तो इसे देखना है, क्वेश्चन पढ़ते समय आप प्रैक्टिस करते समय इसको देखिए, और सही होते हुए उसको गलत तो कम से कम नहीं करिए। जो गलत है उसको गलत है, लेकिन जिसका आंसर हम जानते हैं वो ह्यूमन एरर के कारण गलत हो जाए, उसको कम करिए। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि मलेरिया का संबंध इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्या पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली एक बीमारी है, परोपजीवी। ठीक है, यह मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, या इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। जैसे तो ये तो परोपजीवी कीट द्वारा होता है, ऐसा तो नहीं है, परोपजीवी नहीं होता है। अगला है कि मच्छर द्वारा फैलाए जाते हैं, हाँ, मादा मच्छर होता है, एनाफ्लीज, एनाफ्लीज उसे बोलता है। जो मादा मच्छर होता है वो क्या करता है कि जो आपका ब्लड सेल है ना, वो आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का, उसको खाता है। उसको खाने के लिए ये काटता है और फिर जाके मलेरिया हो जाता है। दलदली क्षेत्र में होता है, हाँ, देखते होंगे कि ज़्यादा बरसात के समय में ही
मलेरिया होता है। अगला जो इसका ऑप्शन है कि क्या इसको इलाज के लिए क्लोरोक्विन, जैसा कि हम लोग देखे थे कि जब एक कोरोना का टाइम हुआ था, तो जब उसका राष्ट्रपति था यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसे ज़्यादा फेमस किए थे कि हमको क्लोरोक्विन चाहिए और इंडिया हमको सपोर्ट करेगा, और बहुत सारे इंडिया क्लोरोक्विन उस समय बहुत सारे देश को प्रोवाइड भी करवाया था। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सत्य नहीं है वो पूछ रहा है। और एक किससे होता है? तो मादा में जो एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसको काटने से होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वो आपका रेड ब्लड सेल को खाता है, खाने के लिए वो काटता है, फिर आपको या हमको किसी को भी जिसे काटेगा उसे हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया बीपीएससी में, 66वीं या 66वीं में भी पूछा गया था, शायद 65वीं में पूछा गया था ये क्वेश्चन। पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है उसको पहुंचने में कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन है। क्या 8 सेकंड लगता है, 1 मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है, या 24 मिनट लगता है? तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली याद किए हुए रहते हैं कि 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। ऐसे एक्चुअली इसका 500 सेकंड लगता है। ठीक है, जो करीब करीब 5 मिनट 8 मिनट 20 सेकंड के करीब होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, 8 मिनट। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि स्टेनल स्टील जो है किस किस धातु से मिलकर बना होता है? जैसे कि लोहा सिर्फ होता है तो उसमें जंग लग जाता है। जहाँ तक स्टील के बारे में सुनते होंगे कि प्योर स्टेनल स्टील से बना हुआ है, जैसे कि डॉक्टर का जो सामान होता है स्टेनल स्टील को बनाया जाता है क्योंकि उसमें कोई रिएक्शन ना हो, उससे जब बॉडी को कट किया जाए तो स्टेनल स्टील को उपयोग होने से बॉडी में से रिएक्शन ना हो जाए कुछ, इसलिए स्टेनल स्टील को बनाया जाता है। एक तो वो उदाहरण हो जाता है, एक उसमें से उदाहरण है कि डॉक्टर का जो सामान होता है, हथियार होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उससे कोई बॉडी में काटे तो रिएक्शन ना हो जाए। तो इसका किस किस धातु से मिलकर बना होता है? ठीक है, तो पहला जो है कि लोहा और तांबा से। तो भाई तांबा उसमें मिलेगा, तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि तांबा जैसे ही बरसात का दिन आता है, ह्यूमिडिटी बढ़ता है, उससे रिएक्शन कर जाता है, वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हटा दो। जस्ता, जिंक भी अगर रहेगा तो भी नहीं, जस्ता भी रिएक्ट कर जाता है। लोहा और क्रोमियम, इसको आगे देखते हैं, और ग्रेफाइट। तो इसमें पहले तो बात देखिए कि धातु है ये, अधातु भी है। ठीक है, और ऐसे भी ग्रेफाइट का जो उपयोग क्यों किया जाएगा? ठीक है, तो अगला है इसमें इसमें ऑप्शन सी को पढ़िए कि निकल एंड क्रोमियम, लोहा और क्रोमियम को। लोहा और क्रोमियम को जब मिलाया जाता है तो क्या होता है कि एक स्टेनल स्टील का निर्माण होता है, जो मतलब वो बहुत ज़्यादा कठोर भी होता है और अच्छा भी होता है, चमकीला भी हो जाता है। और दूसरा होता है कि वो नॉन रिएक्टेड बनता है, वो जल्दी रिएक्शन नहीं किसी से करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? लोहा और क्रोमियम, आंसर सी आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक, तो पहले तो हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जान लेते हैं कि होता क्या है। रासायनिक रसायन परिवर्तन। ठीक है, तो जैसा कि भौतिक परिवर्तन वो होता है कि कोई वस्तु को आप बनाएं या उसे मिलाएं या उसे कुछ चीज में बदलें और फिर से वो अपनी अवस्था में आ जाए, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि नमक घोले पानी में और उस नमक को फिर से लाना चाहते हैं, वैसा उसे करिए, गर्म करिए, वो फिर से नमक आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक जो वस्तु होता है उसका स्वरूप ही अलग बदल जाता है, वो फिर से उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मोमबत्ती को आप जलाएं और मोमबत्ती को फिर से लाना चाहेंगे तो वो नहीं आपसे होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे दूध से दही बनाए और फिर दूध लाना चाहिएगा तो वो नहीं हो सकता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन में आता है। जो वस्तु को बनाए और फिर से उसी अवस्था में ला दे तो उसे क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। और जिस वस्तु को बनाए या उसको दूसरा चीज में कन्वर्ट किए और उससे पहला चीज में पहली अवस्था में लाना चाहे तो वो नहीं आए तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है।
तो जैसे पहला देखिए, हवा में चांदी के बर्तनों को काला होना, मोमबत्ती को जलना, या दूध से दही का बनना, या पानी में चीनी का घुलना। तो आंसर तो ये सही है, पानी में चीनी को घोलना। जैसे पानी को चीनी में घोलिएगा और फिर से पानी को आप सुखा दीजिएगा, बाष्पोत्सर्जन के कारण सूख जाएगा, तो फिर से आपको चीनी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि मोमबत्ती को आप जला दीजिएगा तो ये तो फिर से आपको मोमबत्ती मिलने वाला नहीं है। दूध से जब दही जब बन जाएगा, फिर से दूध नहीं आपको मिलने वाला है। जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि लोहा में जंग लगना एक क्या है, लोहा में जंग लगना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? जब लोहा में जितना दूर में जंग लगता है वो लोहा खत्म हो जाता है, वो खराब हो जाता है, वो धीरे धीरे मिट्टी बन जाता है, ठीक, उसका क्षय हो जाता है। तो लोहा में जंग लगना तो एक क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन। उसी तरह से हवा में चांदी के बर्तनों को काला जो होता है, वो कम से कम जो जितना भी मिनिमम पार्ट होगा वो खराब होगा। छोटा ही पार्ट हो खराब, लेकिन जो काला होगा वो पार्ट खराब हो जाएगा, उसको हटाना पड़ता है। तो उसे फिर से चांदी नहीं बना सकते हैं। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जो है रासायनिक परिवर्तन है, ये है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। जैसे कि भाप क्या है, भाप तो वाटर का ही मॉलिक्यूल है, मतलब पानी ही भाप बनता है ना। पानी तीनों अवस्था में हो सकता है, उस अवस्था में भी, गैस अवस्था में भी, और मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्था में हो सकता है, ठीक। तो H2O है। कह रहा है क्या एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरेगा भाप तो उसमें कुछ रिएक्शन होगा, कुछ प्रतिक्रिया उसमें होगा, तांबा में, कार्बन में, या लोहा में। तो हम लोग ये तीनों के बारे में जानते हैं। अगर आप बरसात के दिन में तांबा के बर्तन को बाहर छोड़ दीजिए तो आप देखिएगा कि उसमें हरा हरा हो जाता है, हरा हरा हो जाता है। तो इसमें तो कोई परिवर्तन होगा, प्रतिक्रिया इसमें होता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देखते हैं कि कार्बन में, कार्बन जब H2O से मिलेगा तब भी परिवर्तन होगा, तो इससे भी होगा। लोहा में, लोहा को भी आप बाहर छोड़ दीजिएगा तो देखिएगा जंग लग जाता है। लेकिन ज़्यादा तक एल्यूमिनियम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए एल्यूमिनियम का बर्तन भी ज़्यादा यूज किया जाता था। अब तो स्टील पर सारा कोई आ गया है, लेकिन एल्यूमिनियम का भी ठीक होता है, वो भी रिएक्ट ज़्यादा नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। इसी के कारण जहाज को भी बनाया जाता है। जहाज बनाने का दो कारण होता है एल्यूमिनियम को, एक तो रिएक्ट कम करता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, और दूसरा होता है कि ये बहुत हल्का भी होता है, इसलिए भी जहाज के निर्माण में, पार्ट बनाने में मदद आता है। तीसरा जो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं वो है कि निकोलस कॉपरनिकस जो थे प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, सूर्य जो चक्कर लगाता है ग्रह के, ये नहीं, वो बताए थे कि पृथ्वी जो है चक्कर लगाता है सूर्य के, ठीक है। ये नहीं कि सूर्य के चक्कर लगाता है पृथ्वी, ठीक है। वो ये बताए थे कि जैसे कि ये सब पहले बोलता था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ग्रह का चक्कर लगाता है। लेकिन ये बोले थे कि नहीं, सूर्य जो है अस्थाई है, उसके चारों ओर है जो ग्रह घूमता है, पृथ्वी घूमता है, फिर और जो भी 8 ग्रह है वो घूमता है, ठीक है। इसको बताने के लिए अगला जो ऑप्शन है कि कैलकुलस की खोज करने के लिए, उसका अगला ऑप्शन है डी, जो ऑप्शन है मानव शरीर के शल्य क्रिया अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो कैलकुलस को तो हम लोग जानते हैं जहाँ तक कि न्यूटन खोज किए थे, ठीक। तो ये तो होगा नहीं। दूरबीन का आविष्कार करने के लिए गैलीलियो हुआ था, ठीक। कोपरनिकस व्यक्ति जो थे वो बताए थे कि सूर्य का चारों ओर मतलब ग्रह घूमता है, ना कि सूर्य ग्रह की ओर घूमता है। मतलब पृथ्वी भी है जो अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। पृथ्वी यही पहले बताए थे कि अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। इसके लिए बहुत सारा विवाद भी हो गया था। और जो जिस तरह से इधर का जो धार्मिक लोग है, जो अभी कोई चीज़ बोल देते हैं, साइंटिफिकल चीज़ बोलते हैं तो लड़ाई हो जाता है बहुत सारे चीज़ पर। उसी तरह से जो चर्च के जो पादरी होते थे
ये बात बताने के लिए गैलीलियो जो उस समय के फेमस आदमी थे, कोपरनिकस थे, उस सब को बहुत प्रताड़ित भी किया गया था ये सब बताने के लिए। लेकिन लास्टली जो सही बात है जो तो मानना ही पड़ेगा, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन था, इसको बारे में जानना है। एक छुआछूत रोकने का आंदोलन था, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था, या दूध उत्पादन के लिए कोई एक संघ था, या इनमें से कोई नहीं। छुआछूत रोकने के लिए तो नहीं था, क्योंकि आर्टिकल आप जानते हैं, संविधान का आर्टिकल 17 में इसके रोकने के लिए दिया गया है। संविधान पहले भी बना है चिपको आंदोलन से, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है कि वृक्ष को बचाने का एक आंदोलन था। तीसरा है कि दूध के लिए एक संघ था। तो हाँ, दूसरा इसका ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में जब बहुत सारे विकास होने लगा, मतलब कि औद्योगिक का विकास होने लगा, तो बहुत सारे पेड़ को वहाँ से काटने जाने लगा। तो वहाँ का जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो वृक्ष को बचाने के लिए, और वहाँ का जो लेडीज थे खास करके, वो बचाने के लिए जब पेड़ काटने आते थे तो उसको पेड़ में चिपक जाते थे। उससे पेड़ का बचाव हुआ, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हुआ, और वो जो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, वो एक बहुत बड़ा पर्यावरण इन्वायरमेंट लिस्ट भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला है कि एस्प्रेनेटो क्या है? यहाँ पर ये हिंदी वाला वर्ड है जो अच्छा से नहीं लिखा है। हम इंग्लिश वाले वर्ड पर चलते हैं कि एस्पेरानेटो है क्या आखिर में। एक लैटिन अमेरिका का कोई सर्वोच्च पर्वत है, स्पेन का बंदरगाह नगर है, या यह एक खेल का नाम है, या एक विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कोई कृत्रिम भाषा है? तो इसका आंसर होगा डी। हाँ, एस्पेरानेटो जो है, एक बहुत सारे भाषा को उसमें जोड़ा गया। जैसे कुछ चीनी वर्ड होगा, कोई हिंदुस्तानी वर्ड होगा, कोई जैसे रसिया वर्ड होगा, कोई तुर्की का वर्ड हो गया, कोई अरबिक वर्ड हो गया, जो फेमस फेमस वर्ड है, उस सब भाषा को मिलाकर एक भाषा का निर्माण करना था विश्व स्तर पर, ताकि उससे लोगों को आसानी हो सके। जैसे कि इंडिया का गुरु वर्ड फेमस है, ये ब्रिटेन में बहुत आसानी से चलता है। यहाँ जैसे कि आप रिक्शा हमेशा सुनते होंगे, रिक्शा, तो रिक्शा एक जापान का वर्ड है, लेकिन अब लगता है कि आपको जापान का वर्ड है, सिंपल सी लगता है कि एक इंडियन ही भाषा है। उसी तरह से जैसे कि लुंगी है, तो एक इंडियन वर्ड है, लेकिन आसानी से इंग्लिश में इसको अडॉप्ट किया गया। तो उसी तरह से कि एस्पेरानेटो एक कृत्रिम जो भाषा के रूप में बनाना था, उसमें बहुत सारे भाषा को चुनना था और एक भाषा बनाना था, ताकि अब जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दुनिया आ गया, तो उसमें आसान हो लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो पंचशील में क्या निर्गुप्तता था, आर्थिक सहयोग एवं विकास के लिए था, या सांस्कृतिक संबंधों का विकास के लिए था, या देशों के मध्य के मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व था? तो इसका आंसर डी होगा। ये देशों के मध्य के मित्रता और शांतिपूर्ण के लिए था। ठीक, और इसको 1954 में पहली बार किसके साथ लागू किया गया था? भारत और चीन के समय 1954 में। भारत का यह नीति है, मतलब कि अपना नीति है एक, कि पंचशील के अंदर क्या क्या होना चाहिए। पांच शील के अंतर्गत जैसे कि होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता को और संप्रभुता को आदर करना चाहिए। अखंडता का मतलब कि आपका जब मेरा देश है, मेरा, हम कश्मीर को जैसे मेरा क्षेत्र है उसको जोड़ें, अखंड भारत का निर्माण जब हम करें, तो उसमें ऐसा ना हो कि कोई देश उस पर बोले। ठीक है, ये मेरा पार्ट है, इसको हम जोड़ेंगे और इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। संप्रभुता का मतलब होता है कि आप उसमें, आप ही सबसे बड़ा है। जैसे कि अब पहले ब्रिटिश का हस्तक्षेप जब इंडिया में था, ब्रिटिश का देश अपना गुलाम था, तो उस समय हम लोग संप्रभु नहीं थे, क्योंकि हम अपना खुद का मतलब अधिकार नहीं ले सकते थे। कुछ भी बोलने के लिए हम लोग तरफ से ब्रिटेन जाता था। ठीक है, मैं बनकर, तो संप्रभुता, अब हम अपना देश को यूएन में रिप्रेजेंट करते हैं और मेरा
अधिकार होता है जो अपना बोलते हैं। तो आप अखंडता और मतलब संप्रभुता को एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आदर करेंगे, ठीक है। पारस्परिक आक्रमण और आश्वासन करें। ऐसा ना हो कुछ काम को मनवाना हो, जैसा कि देखते हैं कि चीन को कुछ मनवाना होता है तो अपना जो नियर कंट्री है उस पर कुछ न कुछ बोलने लगेगा, ये मेरा है, उस पर जाकर सेना भेज देगा, कुछ ना कुछ वो गलत काम करने लगता है। तो ये सब काम नहीं करना है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थ रहना है। आप अपने अंदर कुछ भी करें, ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपका घर है, मेरा घर है बगल में, तो आप या मेरे घर में लड़ाई हो या आपके घर में किसी बदले में लड़ाई हो, और लड़ाई तो सबके घर में होता है, तो ये नहीं कि आप जाके उसमें बोलने लगे कि आप तो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। नहीं, ज़्यादा हो तब ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ होता है जो हर घर में होता है, वो उसमें आप आके इंटरफेयर ना करें। तीसरा जो चौथा जो चीज़ है, समानता व पारस्परिक सहयोग। हाँ, अगर कोई चीज़ वहाँ पर जैसे डॉक्टर की कमी हो जाए, कुछ सहयोग का मामला आ जाए, कोई जैसे कि अभी सुनामी आ जाए उसमें हेल्प चाहिए, अगर कोई त्रासदी आ जाए उसमें हेल्प चाहिए, तो वो दें। ऐसा अपना देश का अथी है, कहना है, ठीक है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। देखिए कि जैसे कि आप ब्रिटेन की तरफ जाते हैं, मतलब कि पश्चिमी कंट्री की तरफ, तो सारा बाउंड्री सटा सटा है, और आप एक देश का वीज़ा लेते हैं तो अभी जैसे कि यूरोपियन यूनियन में 27 देश है, ब्रिटेन को निकल जाने के कारण पहले 28 था, तो आप 27 में भी घूम सकते हैं। तो वो कितना शांतिपूर्ण होगा। लेकिन इंडिया से पाकिस्तान में जाना सोचें तो दिमाग ही मतलब सोच सकते हैं कि क्या से क्या हो जाएगा। तो अब जो साउथ ईस्ट में एशिया है वो अभी तक सही नहीं हुआ है। खास करके वो अपना बहुत बड़ा है दोस्त, बहुत गहरा दोस्त है पाकिस्तान, उसके बारे में आप जानबे करते हैं, ठीक है। लेकिन समझते हैं बाप हमेशा बाप ही होता है, ठीक है। तो पंचशील के बारे में अच्छा से समझ लिए। अगला सोचिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध 14 से शुरू हुआ था, 15 में जाके खत्म हुआ था। तो आप सोचिए कि उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था। क्लीमेंट एटली था, एंथोनी एडेन था, या विंस्टन चर्चिल था, या एरा हेराल्ड विल्सन था। हेराल्ड विल्सन, सॉरी कभी कभी होता है मिस्टेक पढ़ने में, हेराल्ड विल्सन था। तो हम लोग तो जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो क्लीमेंट एटली जो था उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री था। तो 1947 ईस्वी का ये बात है। और 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। सॉरी लगता है पहले कुछ बोले होंगे, 1915 ईस्वी, वो 1914-15 ईस्वी जो बोले होंगे वो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में होगा। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध लिखा हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। 42-43 से शुरू हो गया था। लंबा चलता है कोई भी युद्ध, ऐसा नहीं कोई प्रॉपर टाइम होता है, लंबा चलता है। तो 42-43-41 से शुरू हो गया था और वो चल रहा था 45 तक, 45 में जाके आपका समाप्त हुआ था। तो उस समय पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री कौन था। तो ऑप्शन इसका सही होगा सी, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि क्लीमेंट एटली जो था भारत की आज़ादी के समय वहाँ का प्रधानमंत्री था। एक क्वेश्चन पूछ भी देता है हमेशा कि भारत का जब आज़ाद हुआ था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट एटली था, ठीक है। अगला, सार्क आंदोलन जो था शुरू करने का उद्देश्य क्या था। पहला, सार्क का मतलब क्या होता है कि जो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो ये है। दूसरा जो है, पहले पढ़ते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, पहला इसका उद्देश्य है शुरू करने का। सैनिक संधि है, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान है, या क्षेत्रीय सहयोग है। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो यह क्षेत्रीय सहयोग है। तो इसका आंसर है सिंपल सी, कोई भी जैसे कि रीजनल कॉरपोरेशन बने तो उसमें अपना क्षेत्रीय सहयोग होता है। जैसे कि मान लिया जाए नेपाल इसमें है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है इसमें राज्य। तो एक दूसरे को हेल्प करिए जितना हो सके। आप ये नहीं सोचिए कि आप बड़ा है हम छोटा है।
मतलब कुछ भी, आप बड़ा है तो ज़्यादा सपोर्ट करिए, कोई छोटा है तो कम सपोर्ट करेगा, बस इतना ही होना चाहिए। लेकिन इसमें एक पाकिस्तान भी है, जो जानते हैं कि कितना बड़ा केस होता है। अरे बहुत सारा, जब चावल होता है ना तो उसमें एक काला काला चीज होता है ना, वही है इसमें पाकिस्तान भी। पाकिस्तान के कारण ये बहुत साल से, 4-5 साल से कार्य हो नहीं रहा है। इसका मतलब जो आयोजन होता है वो हो पाता नहीं है, क्योंकि ऐसा ऐसा काम ही करते रहता है। इसका कुछ काम नहीं है पाकिस्तान का। कुछ न मन लगे तो जाके वो यहाँ पर आतंकवादी हमला करवा दो, वहाँ पे आतंकवादी हमला करवा दो। इसका मेन फेवरेट जगह होता है इंडिया। तो इसका जो मतलब क्यों हुआ था, ये हुआ था जो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है, इसको क्षेत्रीय सहयोग के लिए हुआ था। इसमें कौन कौन सा देश शामिल है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडिया है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अपना प्यारा भारत है। ठीक है। और देखिए इसको 1985 में ढाका में इसका स्थापना किया था। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ठीक। और इसकी स्थापना किया गया, और इसमें जो शामिल देश है भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, इसके सदस्य। आज तक, आज का इतना ही। 38वीं वीडियो, जो 38वीं का जो मतलब बीपीएससी का जो प्रीलिम था वो ख़त्म हो गया है। जो मतलब क्वेश्चन था वो बना दिए हैं इसमें, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। ठीक है। और कल हम लोग 39वीं का शुरू करेंगे। ठीक है, वहाँ से 150 क्वेश्चन पूछता है, 150 अंक का पूछता है, और उसे वहाँ से ध्यान से देखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन था उसमें हम इसमें जो छोड़े हैं वो है करंट अफेयर है, और उस समय का तत्कालीन क्वेश्चन था कुछ कुछ जिसको छोड़े हैं, क्योंकि वो वाला हम लोग को अब पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। चलिए ठीक है, अच्छा से पढ़िए। जय हिंद।